नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ से आई दिल दहला देने वाली खबर के साथ, जहां पर कधई थाना क्षेत्र के रखा बाजार में दबंगों ने ढाबे के वेटर पर हमला बोल दिया। दबंगों ने पहले लाठी डंडे से वेटर सुशील दुबे को बुरी तरह से मारा पीटा। उसके बाद नुकीले हथियार से उसकी आंख फोड़ दी। हमला करने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों ने घायल वेटर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस दबंगों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। एक ढाबे पर विवाद के बाद वेटर पर दबंगों ने हमला कर दिया। बुरी तरह से पहले उसकी पिटाई की और उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी हैं। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन दबंग किस कदर बेखौफ हैं, उसी की वानगी प्रतापगढ़ में देखने को मिली है। कोई बात विवाद हुआ था तो सुबह लेटा हुआ था, तो उसके ऊपर लोग अटैक कर दिए हैं, तो घायल हो गया है। और उसके बाद में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 271/20 और उसके आँख पर चोट आई है, मुँह पे चोट आई है और जो आँख डैमेज न हो इसलिए उसको प्रयागराज उचित इलाज के लिए डॉक्टर ने भेजा है। और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो सितंबर 2019 का है, जब विकास दुबे माती जेल से छूटा था। उसके बाद जब वो कानपुर के बिकरू गांव पहुंचा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया था। लोगों ने विकास दुबे जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। ये वीडियो आप देखिए, 2019 का ये वीडियो बताया जा रहा है, सितंबर महीने का। बताया जा रहा है कि जब विकास दुबे माती जेल से बाहर छूटा था, वो अपने गांव पहुंचा था, तो कैसे गांव में उसका जोरदार स्वागत किया गया था वो आप देख सकते हैं। और विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणी की है। जांच कमेटी द्वारा इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की दोबारा जांच। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। 10 जुलाई से चंडी थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उज्जैन से कानपुर लाते वक्त गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया था। इस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई, जिसमें इस मुठभेड़ की जांच के लिए यूपी सरकार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक पूर्व डीजीपी भी जांच कमेटी में शामिल होंगे। यूपी सरकार ने जांच कमेटी को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मंगलवार तक कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए इस जघन्य हत्याकांड को लेकर हैरानी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर कैसे रिहा हुआ, जिसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे डाला। ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। जमानत के आदेश क्यों दिए गए, सभी आदेशों की एक सटीक रिपोर्ट दी जाए। वहीं विकास दुबे एनकाउंटर को हैदराबाद जैसा बताए जाने पर सीजेआई जस्टिस बोबडे ने कहा कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसमें अंतर है। तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे, जबकि विकास दुबे के मामले में ऐसा नहीं है। हैदराबाद और दुबे केस में एक बड़ा अंतर है। वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे, जबकि दुबे और उसके सहयोगी पुलिस कर्मियों के हत्यारे थे। एनकाउंटर की दोबारा जांच कमेटी बनने के बाद जघन्य हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं, तो विकास के मददगार लोगों का भी खुलासा हो सकता है। टीम न्यूज़ 18। और विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी से आज पूछताछ हुई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विकास को सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था, ये कहा है जय वाजपेयी ने। कैबिनेट मंत्री से लेकर कई नेताओं के संपर्क में था विकास दुबे। इस बात की भी जानकारी पूछताछ में जय वाजपेयी की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जय वाजपेयी ने आज पूछताछ में ये बड़ी बातें कही हैं कि विकास को सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था। इसके अलावा जय वाजपेयी ने यह भी कहा है कि कैबिनेट मंत्री से लेकर कई नेताओं के संपर्क में था विकास दुबे। तो जय वाजपेयी से पूछताछ के दौरान ये बड़ी बातें सामने आई हैं। जय वाजपेयी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस दौरान भी उससे कड़ी पूछताछ होनी है और
इन सब के बीच जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जय वाजपेयी ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि विकास दुबे का कनेक्शन कई सफेद पोशों से था, उसको संरक्षण प्राप्त था सफेद पोशों का। साथ ही साथ जय वाजपेयी ने यह भी कहा है कि कई कैबिनेट मंत्री से लेकर कई नेताओं तक विकास दुबे का कनेक्शन था, उससे इन तमाम नेताओं की बातचीत हुआ करती थी। सौरभ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, पूछताछ में और क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरीके से जय वाजपेयी को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार करके आज उसको जेल भेजा गया, माती जिला न्यायालय में पहले उसकी पेशी हुई और उस दौरान जब उसने मीडिया कर्मियों से बात की तो उसने मीडिया कर्मियों को अपनी बात कही। उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं और कल रात में मुझे क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन उन खाकीधारियों को, उन खादीधारियों को, दोनों का उसने जिक्र किया, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो खादीधारी यानी नेता हो, उन दोनों का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अगर मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं बाहर रहूंगा तो निश्चित तौर से उनके लिए एक मुसीबत का वक्त आ जाएगा और वो इतना डरे हुए हैं कि मेरे ऊपर मुझे जबरदस्ती जेल भिजवा रहे हैं। हालांकि उसने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर अपनी सफाई पेश की। चाहे उसने कहा, ये भी कहा, उसने कहा कि मेरे कोई विदेश में संबंध नहीं है, मेरे कोई विदेश में तार नहीं है, विदेश में कोई संपत्ति नहीं है। अभी जो ईडी की जांच होगी, तमाम जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा जेल जाना कोई कसूरवार नहीं हूं मैं, मेरा कसूर ये है कि मैं उससे कनेक्शन में था, लेकिन मुझे वो सारे कनेक्शन मालूम है जो उसके खादीदारियों से थे। वर्तमान सरकार में कई नेताओं से उसके संपर्क थे, इस तरफ भी उसने इशारा किया। हालांकि वो नाम हम नहीं खोल सकते क्योंकि नाम सीधे तौर पर जय वाजपेयी ने भी सीधे तौर पर उनका आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसने कहा कि सरकार के कई कद्दावर नेता और मंत्री भी विकास के संग थे, विकास के संग शामिल थे और इसीलिए उसको खाकी का इतना ज्यादा सहयोग प्राप्त था। दो बातें और जल्दी जल्दी बताइए सौरभ। पहली बात तो है कि क्या ये सारी बातें जय वाजपेयी ने मीडिया से कही हैं या फिर पूछताछ के दौरान कही हैं, और दूसरी बड़ी बात, किसकी तरफ वो इशारा कर रहा है? क्या वो मौजूदा सरकार के मंत्रियों की तरफ इशारा कर रहा है या पहले की कुछ मंत्रियों और नेताओं की बात कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से विकास का 2.5 दशक का इतिहास रहा है, उसका सबसे पहला अपराध हुआ है बीएसपी सरकार में जब उसने हत्या की और 6 महीने में उसको पेरोल मिल गया। दूसरा सबसे बड़ा अपराध उसने समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था जब उसे बाइज्जत बरी किया गया था। तो जाहिर तौर पर उसने ये बताने की कोशिश की जय वाजपेयी ने कि चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे वर्तमान की बीजेपी सरकार हो, हर जगह विकास के इतने अच्छे कनेक्शन थे कि विकास अपराध की दुनिया में विकास करता रहा, आर्थिक तौर से विकास करता रहा और जय वाजपेयी को मेहद एक बलि का बकरी बना करके सामने पेश कर दिया। और जय वाजपेयी ने पुलिस से भी अपने बयानों में लगातार यही कहा कि मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं है, मुझे जो जय वाजपेयी को मुझे खजांची दिखाया जा रहा है। लेकिन उसने जब पुलिस ने जो भी उसके संग कार्रवाई की, उसको कल रात में क्लीन चिट मिल जाती है और आज अचानक जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी देर रात फिर दिखाई जाती है, तो उसने साफ तौर पर इशारा किया कि वर्तमान सरकार में भी कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, खादी के कई ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब हो जाएंगे अगर मैं जेल नहीं जाता हूं। करोड़ों रुपए का कारोबार था जय वाजपेयी का। जी बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर नोएडा से है। यहां पर एक्सप्रेस पार्क व्यू निम्बस सोसाइटी में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुरक्षाकर्मी एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक कोरोना की वजह से 4 महीने से सोसाइटी में नहीं आया था। आज जब वो लैपटॉप लेने आया तो गार्ड ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं जहां पर गार्ड ने एक युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा है। युवक का आरोप है कि वो 4 महीने से सोसाइटी में नहीं आया था कोरोना के चलते, और आज जब वो अपना लैपटॉप लेने के लिए आया, प्रवेश कर रहा था सोसाइटी के भीतर, तब कैसे गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की है, वो सब कुछ इन तस्वीरों में कैद हो गया है। और यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी है। अब सरकार के तय प्रोटोकॉल के तहत लोग घरों में आइसोलेट हो सकते हैं। अब तक कोरोना की पुष्टि होने के बाद लोगों को कोविड अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को घरों में आइसोलेट होने की छूट सरकार की तरफ से मिल गई है ताकि लोग इस बीमारी को छिपाने से बचें और लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएं। इसके साथ ही लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में विशेष टीमें भी भेजी जाएंगी। और यूपी सरकार के होम आइसोलेशन के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत की हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने। इधर हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन देने में थोड़ा ठीक होगा, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद उनका अनुमति मिला है और उससे संबंधित गाइडलाइन जो हमको स्वास्थ्य मंत्रालय से मिला है दिल्ली से, वो उसका अनुराग करने के बाद उसको हम लोग गाइडलाइन को जारी कर देंगे। सर, अलग अलग राज्यों में होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है वो चल रही है, क्या दिल्ली से ही मिलते जुलती कुछ गाइडलाइंस यूपी की भी होंगी जिसको स्टडी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये तो हमारा केंद्रीय मंत्रालय ने दिया ही है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसी को हम लोग अपने यूपी के अनुसार बना लेंगे।
कुछ ही चीज़ें हैं जो उसमें बताने लायक है, बाकी सब उसमें वैसे ही है। इसमें 80% मान के चलिए, 85% मान के चलिए, ये सब एसिम्प्टोमेटिक है। ये 10 दिन के बाद अपने वापस घर चले जाएंगे, तो बहुत सारा लोड हमारा हॉस्पिटल पर कम हो जाएगा। और दिल्ली स्थित एम्स में स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। इसका नाम कोवैक्सीन दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का फेज 1 के बाद एम्स दिल्ली में फेज 2 का ट्रायल हो रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए काफी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, जिसमें 18 से 55 साल तक के स्वस्थ लोगों को ट्रायल के लिए चुना जाएगा। फेज 1 में 375 लोगों पर देश भर में ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और देश के 12 संस्थान मानव परीक्षण कर रहे हैं। पहले फेज में देश भर में कुल मिलाकर 375 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। नाउ इन द प्रोसेस की जब लोग रजिस्टर करते हैं उसके बाद उनकी असेसमेंट होती है। इन फेज 1 इट हैज़ टू बी डन इन हेल्दी पीपल बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 55 ईयर्स। तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, थोड़ा ब्लड टेस्ट करके ये भी देखते हैं कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो मिस हो रही है। और अगर वो फिट होते हैं तो फिर इनको वॉलंटियर्स को हम मानते हैं कि ये हम वैक्सीन में फेज़ 1 में इनरोल कर सकते हैं। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट की जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अयोध्या में राम मंदिर कैसा बनेगा, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है, जो न्यूज़ 18 इस वक्त आपके सामने रख रहा है। और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस वक्त ये तस्वीर आपके साथ साझा की है। आप भी इस तस्वीर के जरिए राम मंदिर की भव्यता का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। तस्वीर में देखिए, राम मंदिर में 5 गुंबद होंगे जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं और 3 मंजिला इमारत होगी जिसकी ऊंचाई 161 फीट तय की गई है। पहली तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, 5 अगस्त को आधारशिला रखी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देखिए कुल मिलाकर 3 तल होंगे इस मंदिर में। पहले तय था कि 2 मंजिला बनेगा, लेकिन अब यह तय किया गया है 18 तारीख को जो ट्रस्ट की बैठक हुई उसके बाद यह तय किया गया है कि इस मंदिर को 3 मंजिला बनाया जाएगा और साथ ही साथ अब इसमें 3 के बजाय 5 गुंबद होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राम मंदिर को लेकर सरकार पर तंज कस दिया है। अब पवार को बीजेपी ने रामद्रोही करार दे दिया तो संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम मंदिर के शिलान्यास से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। पहले सुनिए शरद पवार का वो बयान जिसमें उन्होंने कोरोना संकट पर सरकार को नसीहत देते हुए तंज किया था। आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेली लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण चालणार नाही। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित त्यांनी हा राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शरद पवार को रामद्रोही करार दिया। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस, तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे, मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ। उधर अयोध्या के संतों ने भी। और चलिए आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर शिलान्यास में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, किनको न्योता भेजा जाएगा।
सबसे प्रमुख नाम जो है आप देखिए, लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, मोहन भागवत, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, उद्धव ठाकरे, इसके अलावा कल्याण सिंह और विनय कटियार, ये वो प्रमुख नाम हैं जिनको न्योता भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे और इसके अलावा तमाम बड़ी शख्सियत को इस दौरान आमंत्रित किया जाएगा। उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, एक एक कर सभी को आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। और एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाशों ने उनके घर पर दबिश दी जा रही है। ऊधम सिंह, योगेश भदौड़ा, सुशील फौजी, लीलू करनावल और साथ ही तमाम दूसरे ऐसे अपराधी जो कुख्यात हैं वो पुलिस की रडार पर हैं, टारगेट पर हैं। ऊधम सिंह के घर अवैध हथियार भी मिले हैं। भारी पुलिस बल के साथ ताबड़तोड़ दबिश जारी है। एसएसपी अजय साहनी ने खुद मोर्चा संभाला है। मेरठ के थाना सुरूरपुर इलाके में दबिश जारी है। तो बदमाशों पर शिकंजा कसता जा रहा है। जो कुख्यात हैं उनके घर दबिश दी जा रही है। कहीं हथियार बरामद हो रहे हैं तो कहीं धरपकड़ की जा रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।